हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 19 पर, और चैप्टर नंबर 19 में आज बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 5। और आज के हमारे लेक्चर नंबर 5 में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यू पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। और उसमें भी ख़ास तौर पे हम लोग आज स्टडी करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोग लेक्चर नंबर 5 पर पहुंचे हैं। तो बच्चों आपने देखा कि हमने इस चैप्टर नंबर 19 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे, और उस सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो एक बात हमारे सामने आई दैट वाज पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है बच्चों, हमने देखा इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 में विच इज़ प्लांक्स अजम्पशन, उसमें ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं दैट आर इन फैक्ट नॉट वेव्स, दैट आर पार्टिकल्स। और इस कॉन्सेप्ट को जो था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने प्रूव किया कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम थी उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर के अकॉर्डिंग जो है एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। तो उसमें फिर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फोटोन कैरेक्टरिस्टिक है जिसको मैक्स प्लांक ने जो है एज्यूम किया और आइंस्टाइन ने भी उसको फिर तस्दीक की उसकी, तो उस कॉन्सेप्ट के बाद फिर हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को कम्प्लीटली जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी वो डेवलप की, और हमें समझ आया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें अच्छी तरह से समझ आती है अकॉर्डिंग टू फोटोन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को लेके अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर है वो कहाँ कहाँ पे उसको प्रूव किया गया या उस पार्टिकल नेचर को कहाँ कहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, तो ये जो हमारा जो एक तरह से इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप लोग देख सकते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर की जो हेडिंग बनाई गई है वो इस अंदाज में बनाई है कि अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करेंगे कि जब वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी, और उसमें भी ख़ास तौर पे हम ये जो इंटरेक्शन होगा उसमें ये एज्यूम करेंगे या इस इंटरेक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो फोटॉन्स पर मुश्तमिल हैं या वो पार्टिकल्स हैं। ऑलराइट बच्चों, तो ओवरऑल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर का ये जो एक बड़ी हेडिंग है इसको बच्चों हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 हिस्सों में 3 लेक्चर्स में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है जो इसका स्पेक्ट्रम जो है वो तो बहुत ब्रॉड है, जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो रेडियो वेव से स्टार्ट होके एक लो फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशंस हैं उससे लेकर गैमा रेज तक एक हाई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है गैमा रेज तक अगर हम जाएं तो उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम कहते हैं तो दैट मीन्स कंप्लीट स्पेक्ट्रम फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गैमा रेज। और दूसरी तरफ जो अगर हम देखें मैटर का जो वर्ड है तो मैटर जो है दैट इज़ एक्चुअली इन इट सेल्फ इज़ अ बिग एक्सप्लेनेशन। मतलब मैटर में हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स भी हैं, गैसेस भी हैं, सॉलिड्स भी हैं, और फिर इसको फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं दैट आर मेटल्स, दैट आर नॉट मेटल्स, और बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स उसमें आ जाती हैं। तो ब्रॉड वे में देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इंटरेक्शन है मैटर के साथ ये एक बहुत ब्रॉड एक्सप्लेनेशन रखता है। इसमें आप किसी भी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेकर उसको किसी भी किस्म के मैटर के साथ स्टडी कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कुछ मखसूस रेडिएशंस लेंगे, और इसी तरह जो मैटर होगा इसमें भी फिर हम कोई मखसूस जो है वो मैटर लेकर उनके इंटरेक्शन को एक दूसरे के साथ स्टडी करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास एक्चुअली 3 जो है वो केसेस बनते हैं। अगर इसमें हम देखें, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं इसमें जो हम इस तरह से ले लें कि अगर हम विजिबल ले लें, विजिबल पोर्शन ले लें और अल्ट्रा वायलेट पोर्शन ले लें, और इसको अगर जो हम स्टडी करें मेटल्स के साथ
स्पेशली मैटर में अगर हम लोग मेटल्स को ले लें तो इस इंटरेक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले टॉपिक में। इसके बाद अगर हम इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसको चेंज कर लें और वो वाली रेडिएशंस हम एक्स रेज ले लें और उसको हम किसी एटम के साथ या किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ स्टडी करें तो दैट विल बी कॉम्पटन इफेक्ट। दैट विल बी सेकंड पार्ट, हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम लोग इसको स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो अगर हम गैमा रेज ले लें और उसको किसी भी मैटर में किसी भी न्यूक्लियस को अगर हम ले लें और न्यूक्लियस के साथ किसी एटम के न्यूक्लियस के साथ उसका इंटरेक्शन स्टडी करें तो दैट इंटरेक्शन विल बी अनदर टॉपिक, राइट। तो 3 केसेस जो है इसमें जो हम लोग बनाएंगे और इन तीनों केसेस को हम लोग सेपरेटली जो है वो स्टडी करेंगे। आज का जो स्पेशली हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटरेक्शन ऑफ विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विद मेटल, राइट। ये वाला केस हम इसमें बनाएंगे और इस केस में जो फिनोमिना हमारे सामने आता है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो हमारा लेक्चर नंबर 5 आज का और इसके बाद लेक्चर नंबर 6 जो है ये 2 लेक्चर्स हम लोग बनाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जिसके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे और वो इक्वेशन किस तरह से बनी और उसके बाद आइंस्टाइन को उस पर जो नोबेल प्राइज़ मिला उसकी डिस्कशन हम लोग इन 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग एक ब्रॉड वे में इसका एक तरतीब बना सकते हैं कि ये हमारे पास जो टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, ये बेसिकली इन 3 हेडिंग्स में 3 केसेस में हम लोग इसको जो है वो कवर करेंगे। ऑलराइट, तो इसकी डिटेल हम लोग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास केस है दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हम जितना भी स्टडी करेंगे इसमें मैं इस तरतीब से आप लोगों को हम लोग देखेंगे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब है, डिफरेंट हेडिंग्स में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये जो फर्स्ट केस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों ये लो एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन है या मतलब आप इसको लिख सकते हैं इंटरेक्शन ऑफ लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूँ भी इसको हम कह सकते हैं, आप लोग इसको लिख लें, नोट्स भी बनाएं। इंटरेक्शन ऑफ लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। ठीक है, ये भी हम इसको कह सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केसेस में हम लोग हाई एनर्जी की बात करेंगे। अच्छा बच्चों, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन को कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये किस फिनोमिना को कहते हैं। अगर उसको हम एक्सप्लेन स्टार्ट करना चाहें तो सबसे पहले बच्चों आप लोग हेडिंग बनाएं डेफिनेशन और इसमें हम लोग बताते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है जो अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो इसको यूँ लिखेंगे हम कि व्हेन अ लाइट ऑफ suitable frequency falls on a metal surface, electrons are emitted, right? The emitted electrons are called photoelectrons, and the phenomenon is known as photoelectric
अफेक्ट, राइट। इस तरह से बच्चों हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हम इसकी डेफिनेशन लिखी और अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो इसमें जो है कि व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, अब ये जो वर्ड है यहाँ पे सूटेबल फ्रीक्वेंसी, दैट इज इंपॉर्टेंट, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, और यहाँ पे जो मेटल है दैट इज इंपॉर्टेंट, मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो ये बच्चों एक फिनोमिना जिसमें अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है, लेट्स से दिस इज अ मेटल सरफेस, दिस इज सम मेटल, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सीजियम, सोडियम, ये जो कोई हमारे पास इस तरह की मटेरियल है, ये एक मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस पर अगर कोई लाइट जो है वो शाइन की जाए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इस पे शाइन किया जाए, लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which can be visible, right, which can be visible or which can be ultraviolet. So ये जो लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जो अगर इस मेटल सरफेस के ऊपर शाइन की जाए, अगर इसके ऊपर फॉल करे, तो इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलेंगे, ठीक है। सो दिस मेटल सरफेस हैज़ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट, तमाम मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लूजली बाउंड होते हैं एटम्स के साथ। तो ये जो मेटल सरफेस है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो लाइट है ये जब इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तो इस लाइट से इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस मेटल सरफेस में से बाहर निकल आएंगे। इस फिनोमिना को जो अगर कहीं भी इस तरह से होता है तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सिंपली when a low energy electromagnetic radiation falls on a metal, electrons come out of it. So this is known as photoelectric effect. अब ये जो photoelectric effect का ये जो फिनोमिना है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मेटल सरफेस में से निकलेंगे, it depends on frequency, suitable frequency. मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक मेटल है और उसके ऊपर अगर एक लाइट जो है वो शाइन होती है या लाइट उसके ऊपर फॉल करती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते, तो इट मीन्स कि उस लाइट की जो एनर्जी है या उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस मेटल के लिए सूटेबल नहीं है। वो जो एनर्जी है उस लाइट की वो इस लिहाज से सूटेबल नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को उस मेटल में से बाहर नहीं निकाल पा रही। तो हम कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं हो रहा, राइट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो दो चीज़ें जो इसमें होंगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, कि जिसमें एक तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी है कि मेटल है और लाइट की फ्रीक्वेंसी सूटेबल नहीं है, और दूसरा जो इस मेटल की नेचर भी है कि ये मेटल किस तरह की है, ये मेटल सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, या जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेटल्स हैं, तो ये दोनों चीज़ें अगर कंपैटिबल हैं, अगर फ्रीक्वेंसी और मेटल दोनों एक दूसरे के साथ सूटेबल हैं, तो ऐसा ज़रूर होगा कि जब वो लाइट या वो एनर्जी उस मेटल के ऊपर फॉल करे तो उसकी सरफेस में से या उस मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो जब भी इस तरह से होगा बच्चों तो दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, नंबर वन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड द नेचर ऑफ द मेटल। इसको भी आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद कुछ नाम है, जैसा मैंने लिखा कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे इस फिनोमिना में दैट आर नेम्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखना है कि हमने इसकी जो डेफिनेशन है उसको कवर किया है। उसके बाद बच्चों कुछ ऐसा हम करते हैं, कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करते हैं कि जिसमें हम इस फिनोमिना के ज़रिए किसी सर्किट में करंट जो है उसको बना सकें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें से बाहर आते हैं किसी मेटल में से। तो अगर इसको हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि इस फिनोमिना को प्रैक्टिकली हम लोग जो है इसको एप्लीकेबल कर सकें, कि जिसमें लाइट जो है वो फॉल करे और ये इलेक्ट्रॉन्स निकलें और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी सर्किट में मूव करना शुरू करें, तो दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मतलब दैट मेक्स करंट। हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट। तो ये इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म की तरफ हम चले जाएंगे इस फिनोमिना की। तो जो उसको देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग इसमें लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, राइट, इस हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर उसमें जो हम देखें
एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में अगर हम जाएं, ये नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बनाएंगे हेडिंग डेफिनेशन के बाद। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में हम जो इस तरह से करते हैं कि सर्किट बनाएंगे पूरा जिसमें लाइट वगैरह फॉल करेगी। तो हमारे पास बच्चों एक ग्लास ट्यूब है, राइट। ये हम एज्यूम करते हैं कि एक ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर ये वाली बच्चों एक मेटल हमने यहाँ पे रखी, ये वो मेटल जिसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये बच्चों दूसरा एंड है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्ट होंगे। तो इसको हम जोड़ते हैं एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ। यहाँ से जो हमारे पास यहाँ पर एक एमीटर लगाएंगे, राइट। एमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर करंट इन मिली एम्पियर्स होगा, यहाँ पे थोड़ा करंट होगा। और उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं एक वेरिएबल सोर्स के साथ, बैटरी के साथ। और यहाँ पे हम लोग एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं इस तरह से। ये जो हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, राइट, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। यहाँ पे हम लोग एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और जो इस वोल्ट मीटर के ज़रिए, वोल्ट मीटर की मदद से हम लोग इसके पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बच्चों यहाँ पे एक हम लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट और यहाँ पे जो हम लोग एक फ़िल्टर लगा देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ फ़िल्टर। यहाँ से जो लाइट है ये जो आएगी इस सोर्स से और ये लाइट इस मेटल के ऊपर फॉल करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ लाइट सोर्स, दिस इज़ कलर फ़िल्टर। इसको जो कलर फ़िल्टर कहेंगे कि यहाँ से जो लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी और यहाँ से इस कलर फ़िल्टर में से जो लाइट पास करेगी दैट विल बी अ मोनोक्रोमैटिक लाइट, राइट। दैट विल बी अ मोनोक्रोमैटिक ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी वेव, ये वाली जो बन जाएगी हमारे पास। तो दिस इज़ मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट, यूँ समझ लें। अब जो ये जो लाइट है, ये लाइट जो है ये जब फॉल करेगी इस फिल्टर में से निकलने के बाद, ये लाइट जब इस मेटल सरफेस पे फॉल करेगी, ये मेटल है इनसाइड, ये वाली जो इसके ऊपर जब ये लाइट फॉल करेगी तो हम ये ज्यूम करेंगे कि ये जो लाइट है वो इस मेटल के साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सूटेबल है। तो जो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलेंगे। सो दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इस मेटल में से लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकले, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन देम, बहुत सारे इकट्ठे होंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे कलेक्ट हो सकते हैं इस पॉइंट पर। और अगर आप देखें तो इस पॉइंट को हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ, राइट। यहाँ से अगर आप देखें तो बैटरी के पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये एज ए एनोड काम कर रहा है और ये जो मेटल सरफेस है ये एज ए कैथोड काम कर रही है, ठीक है। तो अब जो इस मेटल पे जब लाइट फॉल करेगी तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फिर इस एनोड की वजह से इस एनोड की तरफ मूव करेंगे। और यहाँ से मूव करते हुए ये आप देख सकते हैं जो यहाँ से पास करेंगे तो ये एक पाथ बनेगा इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ से इस तरफ और फिर बैटरी से होते हुए दोबारा यहाँ से मूव करते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स वापस कैथोड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें जो ये जो हुआ हमारे पास कि जो लाइट है वो फॉल की इस मेटल प्लेट के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स निकले एनोड पे कलेक्ट हुए पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से और यहाँ से मूव करते हुए इस सर्किट में दोबारा इस पॉइंट से मूव करके फ्लो करके इस बैटरी की वजह से इस वापस जो है इसी मेटल प्लेट पे आ गए जो कि कैथोड है। तो ये जो हुआ बच्चों, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना है वो इस लाइट सोर्स की वजह से हुआ। ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करना शुरू हो गए। अब जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ये जो आपने यहाँ देखा कि ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है दैट इज़ नोन एज करंट। और इस करंट को जो हम नाम देंगे दिस इज़ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये है जो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जिसमें हमने देखा कि लाइट जब किसी मेटल के ऊपर फॉल करती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो ये उसकी एक प्रैक्टिकल फॉर्म जो है
ये हमने यहाँ पे बना ली, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बाकायदा एक सर्किट में मूव होना शुरू हो गए। तो इसको याद रखिएगा बच्चों, दिस करंट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए बच्चों कि यहाँ पर ये जो लाइट है, ये लाइट बच्चों काम करती है एज ए स्विच। हमने देखा कि अगर हम इस लाइट सोर्स को ऑफ कर दें, इस लाइट सोर्स को आप रिमूव कर दें, तो जब ये लाइट इस कैथोड इस मेटल प्लेट के ऊपर फॉल नहीं करेगी, तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से बाहर नहीं आएंगे, और बाहर नहीं आएंगे तो फिर सर्किट में फ्लो नहीं करेंगे। इट मीन्स देयर विल नॉट बी एनी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कहीं नहीं होगा। तो इट मीन्स लाइट इज़ नाउ वर्किंग एज स्विच। और दूसरा जो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल हमने दिया था, या ये जो पोटेंशियल या ये जो बैटरी हमने यहाँ पे लगाई है, ये बैटरी भी इसकी भी इंपॉर्टेंस है कि इस बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पूरे सर्किट में फ़्लो करेंगे। सो दैट मीन्स कि दिस बैटरी हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, कि इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंटिन्यूस करंट जो है वो इस सर्किट में मूव होना शुरू हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये एक स्कीमेटिक अरेंजमेंट है, जिसमें हम देखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो फिनोमिना है, वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म में इस तरह से यूजेबल है, उसको हम इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरी हेडिंग है आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन की, जो आप लोग प्रिपेयर करेंगे। द फर्स्ट वन इज डेफिनेशन एंड द सेकंड वन इज एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। उसके बाद जो ये है कि इसी को जब हम कंटिन्यू रखेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, इस पोटेंशियल को अगर हम चेंज करते हैं तो उससे ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये जो यहाँ पे चेंज होता है। तो अगर इसको हम एक ग्राफिकल फॉर्म में लिखना चाहें या देखना चाहें ग्राफिकल फॉर्म में, तो ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है दोनों प्लेट्स, मतलब इस मेटल प्लेट और इस पॉइंट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V है, और जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ पे फ्लो होगा। तो अगर उसको मैं I ले लूँ इस तरफ, तो इसमें जो ये है हमारे पास कि जो ग्राफ इसका बनेगा दैट ग्राफ विल बी लाइक दिस, मतलब इस तरह से होगा कि जैसे जैसे हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो बढ़ेगा, और फिर बढ़ते बढ़ते ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाएगा। ये जो इसका एक ग्राफ है जिसको हम देख सकते हैं, दिस ग्राफ इज बिटवीन V एंड I। अगर इस पोटेंशियल V को हम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव होंगे इस सर्किट के अंदर, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो बढ़ेगा और अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट आप देखिएगा कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को 0 भी कर देते हैं तब भी एक स्मॉल करंट जो है यहाँ पे फ्लो करता रहता है। ये वाला पॉइंट आपने नोट करना है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिड्यूस टू 0, इधर बढ़ेगा यहाँ कम होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ 0 है, तो अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस सर्किट के अंदर फ्लो कर सकेंगे। वो यहाँ पे इस वजह से कि ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब मेटल में से बाहर आएंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो मतलब इस तरह से यहाँ पे इस पॉइंट पे कलेक्ट होकर यहाँ से इस पाथ के जरिए मूव कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी स्मॉल करंट व्हेन V इज़ 0। तो आप कह सकते हैं कि V को 0 किया तो अभी भी थोड़ा करंट यहाँ पे है। ये वाला पॉइंट भी जो आप याद रखिएगा, दिस इज ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ये है जिसमें हम कहते हैं कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन सब इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो जो डिफरेंट होगी, राइट। अगर ये हमारे पास एक मेटल है, सरफेस है, और इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के साथ बाउंड है, लूजली बाउंड है, मतलब उसके साथ स्ट्रॉन्गली बाउंड है, और जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल हैव सर्टन एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होगी बच्चों, दैट एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये आपने याद रखना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, सो दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैव सम एनर्जी एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों इन इलेक्ट्रॉन्स की जो यहाँ से बाहर आए हैं वो सब की एक जैसी नहीं होगी। किसी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी होगी और जो किसी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी।
ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 में और वर्क फंक्शन के मुताबिक हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फॉर द टाइम जो आप इस लेक्चर में ये याद रखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आएंगे इनकी एनर्जीज एक जैसी नहीं होंगी, कुछ की एनर्जीज कम होंगी। जो ऐसे थे जो इस मेटल की सरफेस के ऊपर पड़े थे, लाइट फॉल की और उन इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी ली फोटोन से और बाहर आ गए, कुछ भी एनर्जी उन्होंने लॉस नहीं की, तो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। और कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अंदर मेटल के अंदर था, एटम के साथ बाउंड था, जब उसके ऊपर ये लाइट फॉल की तो वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से अलहदा हुआ, फिर मूव किया, इधर वाले एटम से टकराया, इधर वाले से टकराया और फिर वहाँ से बाहर निकला, तो उसने अपनी बहुत सारी एनर्जी लूज़ कर दी। तो उसकी जब बाहर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगी जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत थोड़ी होगी और कुछ ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है अगर हम इसकी बात करें, अच्छा बच्चों, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये लाइट फॉल करेगी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे और इस सर्किट में फ्लो करेंगे, तो दैट विल बी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब जो जैसा मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया कि जैसे जैसे हम इस V की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम इस V की वैल्यू को कम करेंगे तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा ये कम होगा। तो अभी जैसे मैं इस ग्राफ में बना रहा था कि अगर जो हम इस तरफ V ले लें और इस तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट I ले लें, तो मैंने ये कहा कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट V है और ये जो I है, इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ है दैट इज़ इन दिस वे कि ये इस तरह से बनेगा, मतलब जिसमें जैसे जैसे हम V को बढ़ाएंगे I की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर हम V को ज़ीरो करें तो इसका मतलब होगा कि अभी भी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़ीरो नहीं हुआ, इस करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसका मतलब है बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस तरफ को आके सर्किट में मूव कर रहे हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि ये वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब आपने जब V को ज़ीरो कर दिया तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो बच्चों हम एज्यूम करते हैं कि जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस काबिल हैं कि जब हमने V को ज़ीरो किया तो वो वहाँ से इस एनोड के ज़रिए मूव करते हुए इस सर्किट में इस एंड से दूसरे एंड की तरफ चले गए। उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़ीरो नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको अगर मैं ये आपसे कहूँ कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट को ज़ीरो करना है, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ से मूव करके इधर जा रहे हैं उनके फ्लो को हमने रोकना है। तो ऐसा करने के लिए बच्चों ये यूँ कह लें कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट को ज़ीरो करने के लिए अब ये है कि हमें इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिवर्स करना पड़ेगा। हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिवर्स कर देंगे और अब हम इसको जो पहले एनोड था अब जो इसको हम कैथोड बना देंगे, राइट, रिवर्स करके, और ये जो प्लेट है जिसको कैथोड था अब इस प्लेट को हम एनोड बनाएंगे और इस बैटरी के पोटेंशियल को चेंज कर देंगे। इसका ये वाला एंड नेगेटिव और ये वाला एंड जो है ये पॉजिटिव कर देंगे। मतलब ये कि बैटरी के टर्मिनल्स को हमने रिवर्स कर दिया है। और ये रिवर्स क्यों किया? हम चाहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाए। ये यूँ कह लें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विद मैक्सिमम एनर्जी वो इस प्लेट से फ्लो करके वापस उस प्लेट पे ना आ सकें। तो ऐसा करने से जो ये है कि अगर हम ग्राफिकली देखें, अगर इसको हम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये होगा कि अब ग्राफ में जो V है वो एक्चुअली जो अब हमने चेंज कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, अब वो नेगेटिव एंड की तरफ चला जाएगा। तो अब जो V को अगर हम बढ़ाएंगे, इसको हमने जो टर्मिनल्स हैं बैटरी के वो रिवर्स कर दिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब ये जो लाइन है वो अब नेक्स्ट इस तरह से मूव करेगी इस एंड की तरफ। यहाँ पर आके जो हमारे पास जो I है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इस पोजीशन के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर नाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट I हैज़ बिकम ज़ीरो, राइट। ये यूँ कह लें कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़ीरो है, मींस कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस मेटल से जो निकला है, इवन इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो इस प्लेट से जो निकले हैं वो भी अब दोबारा इस सर्किट में फ्लो नहीं कर पा रहे। यानी इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी अब इस सर्किट के अंदर फ्लो नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो हो गया।
ठीक है। और इस करंट को ज़ीरो करने के लिए जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था, ये जो हमने अप्लाई किया था, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिवर्स करना पड़ा, और रिवर्स करके हमने इसकी कोई वैल्यू बनाई, यानी रिवर्स वैल्यू होगी इसकी, दैट वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट होगी। मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमें ये इस v की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरफ जो v की वैल्यू आएगी, जो इस तरफ आएगी, दैट इज़ नेगेटिव, ठीक है, उसको हमने रिवर्स किया है। तो जितना बच्चों इस v की वैल्यू को हम ज़्यादा बनाएंगे, इसका मतलब है कि उतनी इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ज़्यादा है जितना इस v की वैल्यू ज़्यादा है। तो जो इस v की पर्टिकुलर वैल्यू को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ v एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये भी डेफिनेशन बच्चों में लिख देता हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, is a particular value of electric potential, is a particular value of electric potential at which photoelectric current become zero, ठीक है बच्चों। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये ऐसी वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जिस पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये जो ज़ीरो हो जाएगा, और ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा। और इसके टर्मिनल्स को रिवर्स किया है क्योंकि अब ये एंड नेगेटिव है और ये एंड अब पॉजिटिव है। ये अब कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा और एनोड उनको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से इस प्लेट से इस पॉइंट की तरफ नहीं आ सकेंगे। तो जितना बच्चों याद रखें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये जितना ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा है, राइट। ये एक रिलेशन हमारे पास इस तरह से डेवलप होता है। तो इस रिलेशन को अगर हम लिखें तो हम ये यूँ कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, राइट, तो हम ये बात कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। सो दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नॉट विच इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है ये हम ख़त्म कर देते हैं और इसकी जगह हम लिख देते हैं कांस्टेंट विच इज़ E। तो ये हमारे पास जो है ये जो इक्वेशन बनती है विच इज़ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E V नॉट, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी जो है वो हम यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन को यहाँ पे हमने इस तरह से लिख लिया। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन को दोबारा से मैं यहाँ लिख दूँ तो ये इक्वेशन जो हमारे पास बनी कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है दैट इज़ इक्वल्स टू V नॉट E, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू V नॉट E, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है या स्पीड जो है वो भी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम होगी। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम इसको यूज़ करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू V नॉट E। V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। ठीक होगी बात बच्चों इसकी। तो यहाँ तक हमने इसको जो है वो कंप्लीट किया इसकी इक्वेशन तक। ओके बच्चों, अब यहाँ तक बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को हाफ जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बाकी का जो हाफ है उसमें जो अब हम इसमें इस क्वेश्चन को इस तरह से कवर करते हैं। देखिए बच्चों, हमने ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हमने इस वोल्टेज सोर्स के साथ इसका रिलेशन अभी स्टडी किया। अभी आपने देखा कि अगर इस वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। अगर इस वोल्टेज पोटेंशियल जो है इस वोल्टेज सोर्स से जो पोटेंशियल है उसको कम करते हैं तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कम हो जाता है। और एक स्टेज पे अगर V की वैल्यू को ज़ीरो कर दें तो करंट ज़ीरो नहीं होता। करंट को ज़ीरो करने के लिए जो हमें V को रिवर्स करना पड़ेगा और फिर रिवर्स करके किसी वैल्यू पे जाके इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है। दैट रिवर्स
वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, चलिए बच्चों ये तो स्टडी हो गया ये वाला रिलेशन। अभी जो इसी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में अब हम इसको एक और तरह से जो है वो स्टडी करते हैं। वो ये है बच्चों कि ये जो हमारे पास लाइट सोर्स है, अगर हम इस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी या इसकी इंटेंसिटी, राइट, ये दो पैरामीटर्स हम बनाते हैं। नंबर वन इज फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर जो हम लोग इस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करें या हम बच्चों इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को चेंज करें, तो बच्चों इन दो पैरामीटर्स को बनाकर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को हम ये देखें कि अगर हम इन दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट करें और दूसरे को चेंज करें, जैसे कि बच्चों इस लाइट सोर्स में हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, हम एक लाइट सोर्स यूज़ करें और फिर लाइट सोर्स को चेंज करें जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, तो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज करके देखें, तो उसमें जब बच्चों उसको फॉल करें इस मेटल के ऊपर और ये देखना चाहें कि उससे ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इस पर क्या फ़र्क पड़ता है और उसके साथ ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर फिर क्या फ़र्क पड़ता है, इसको अगर हम स्टडी करना चाहें तो उसके बाद इंटेंसिटी अगर हम इसकी चेंज करें, हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करें और हम इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी चेंज कर दें और उस इंटेंसिटी को चेंज करने से जब वो लाइट मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी वाली लाइट इस पे फॉल करे तो उससे ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इस पे क्या चेंज आएगी और उसके नतीजे में ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा जिससे करंट को ज़ीरो करना है उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये बच्चों इस बाकी का जो हमारा पार्ट है इस फोटो इलेक्ट्रिक हमारे टॉपिक का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसमें अब हम इस इफेक्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस इफेक्ट को स्टडी करने से पहले जो एक छोटा सा डिफरेंस जो है ये हमें पता होना चाहिए कि जब मैं ये कहूँ कि हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है या हमने लाइट की इंटेंसिटी को चेंज किया है तो इसके क्या मानी लेंगे। उससे पहले बच्चों आप ये देखें कि जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये जो हमारा टॉपिक है इसकी जो डिस्कशन है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें ये बात अंडरस्टूड है कि हम इसको रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो पार्टिकल नेचर है उस बेस पे हम इसको स्टडी कर रहे हैं और लेटर मतलब हम आखिरी हिस्से में ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर है उसकी बेस पर ये एक्सप्लेन भी नहीं होता। ठीक है, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं वो पार्टिकल नेचर है और पार्टिकल नेचर की बेस के ऊपर फिर जब हम बात करें तो ये जो लाइट सोर्स है अगर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करें या इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी चेंज करें तो उससे क्या मतलब होगा, राइट। तो उसके लिए जो आप ये अभी से नोट करें कि जब हम ये कहते हैं कि हमने किसी लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज की है तो ये आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का मतलब ये है कि एनर्जी ऑफ फोटोन हैज़ बीन चेंज्ड, राइट। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है दैट इज़ चेंज्ड। अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो दैट मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ चेंज्ड, बट टोटल नंबर ऑफ फोटोन इज रिमेन्स सेम। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये जो आपने याद रखना है। ठीक है, ये एक बात लाइट की वेव नेचर के मुताबिक। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लाइट की फ्रीक्वेंसी f1 है तो उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स n है, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो f2 हो जाए तो उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स अभी भी n ही रहेंगे। सो फ्रीक्वेंसी चेंजेस, द नंबर ऑफ फोटॉन्स रिमेन्स सेम। ये आपने ये जो याद रखना है। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, अगर जो आप रेड लाइट जो है वो चेंज करते हैं, रेड लाइट से आप ब्लू लाइट कर देते हैं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर आप चेंज करते हैं तो दैट मीन्स के नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे और जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं दैट मीन्स रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह जो दूसरा जो इसमें दूसरा पॉइंट होगा वो ये कि जब हम कहेंगे कि हमने इंटेंसिटी जो है वो जो चेंज करनी है, सो व्हेन वी चेंज इंटेंसिटी दैट मीन्स number of photons have been changed, right, but energy of photon is energy of single photon remains constant। ठीक है, तो it means कि जब हमने इंटेंसिटी चेंज करनी है तो it means कि हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करने हैं जबकि उनकी जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। ये बच्चों इस बेस के ऊपर हमने ये जो कंपैरिजन है इसका जो है ये ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलें बच्चों इसमें पहली हेडिंग जो है हम बनाते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं। ठीक है, सो बाय
changing by changing intensity of light source। ठीक है, तो अगर जो हम इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी चेंज करते हैं, सो इट मीन्स के इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब जो ये है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स विल चेंज। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स विल चेंज बट energy of each photon remain same। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर हम इसका ग्राफ स्टडी करें तो ग्राफिकली अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये जो हमारे पास ग्राफ है, जिसमें वही वाला ग्राफ जो मैंने स्टार्ट में ड्रॉ किया था, तो इस ग्राफ में जो हम इस तरफ जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो हमने अप्लाई किया हुआ है, और इस तरफ जो है ये जो आई है विच इज़ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हम ये जो देखते हैं इस ग्राफ में कि अगर हम इस लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर दें, पहले हमने इस लाइट की जो है इंटेंसिटी वो I1 रखी, और उसके बाद हमने इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो I2 कर दी। फर्ज करें बच्चों, जब हमने इसकी इंटेंसिटी I1 रखी थी, इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी I1 थी, तो उस केस में जो करंट था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो इस तरह था कि जब हम V को बढ़ाते थे, हमने I1 इंटेंसिटी ली। आप ये देखें कि हमने इस लाइट सोर्स में इसकी एक इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, और इस लाइट सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो I1 है। जब ये जो I1 इंटेंसिटी की लाइट फॉल करेगी इस मेटल प्लेट के ऊपर, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और उसी फिनोमिना के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे फ्लो करना शुरू होंगे। जैसे जैसे जो हम V को बढ़ाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ेगा। और अगर हमने जो इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कम करना हुआ तो हमें डेफिनेटली V को कम करना पड़ेगा, और V को जब हम कम करेंगे तो V की किसी सर्टेन वैल्यू के ऊपर इस जो है जब हम V ज़ीरो कर देंगे तो करंट अभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो करंट को ज़ीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V को रिवर्स करना पड़ेगा। हमने V को रिवर्स किया और इस पॉइंट के ऊपर जाकर हमने जो देखा कि इस V की इस वैल्यू के ऊपर जो करंट था वो ज़ीरो हो गया। सो दिस वैल्यू ऑफ V इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। सो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ करंट एट इंटेंसिटी I1। अब जो हमने ये किया कि हमने इस सोर्स की इंटेंसिटी को चेंज कर दिया। पहले हमने I1 इंटेंसिटी वाला सोर्स लिया, अब हमने I2 इंटेंसिटी वाला सोर्स लिया, चेंज कर दिया, इंटेंसिटी हमने चेंज कर दी एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। इट इज़ अंडरस्टूड कि इंटेंसिटी चेंज हुई है, फ्रीक्वेंसी चेंज हमने नहीं की। सो द फ्रीक्वेंसी इज सेम, इट मीन्स एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन्स सेम। अब जो I2 इंटेंसिटी वाली रेडिएशन जब जाके फॉल करेगी, इट मीन्स कि जब आपने I2 इंटेंसिटी चेंज की, इट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स विल चेंज। जब इंटेंसिटी I1 थी तो उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो कम थे, n थे, और जब हमने इंटेंसिटी I2 कर दी, बढ़ा दी इसकी इंटेंसिटी, तो इसका मतलब है कि इस लाइट के जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो बढ़ गए हैं। अब जो इस लाइट के नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने का मतलब ये है कि मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स विल फॉल ऑन दिस मेटल सरफेस। जब इस मेटल सरफेस पे ज़्यादा फोटॉन्स फॉल करेंगे, दैट मीन्स कि मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट, राइट। और ये एज्यूम करें कि ईच अ सिंगल फोटॉन इजेक्ट्स सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो जब ये फोटॉन फॉल करेंगे, 100 फोटॉन्स फॉल करेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल में से बाहर आएंगे। 200 फोटॉन्स फॉल करेंगे तो 200 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें से बाहर आएंगे। तो इट मीन्स बच्चों कि चेंजिंग इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट सोर्स विल चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ दिस कैथोड, कमिंग आउट ऑफ दिस मेटल सरफेस। अब जो I1 इंटेंसिटी पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, I2 पे ज़्यादा है, तो आई एज्यूम कि जो I2 है वहाँ पर क्या होना चाहिए, I2 इंटेंसिटी के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट मस्ट इंक्रीज, बढ़ना चाहिए। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसकी तरफ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो वी एज्यूम द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हैज़ इंक्रीज्ड। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जो लाइन बनेगी I2, ये लाइन जो है इस लाइन से थोड़ा ऊपर जाएगी, क्योंकि अब करंट की वैल्यू पहले वाले करंट की वैल्यू से ज़्यादा है। सो दिस I2, द इंटेंसिटी I2 इज ग्रेटर देन द इंटेंसिटी I1, ठीक है। उसके बाद बच्चों जितना हम इस पोटेंशियल को बढ़ाएंगे उतना इस करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जितना इस V को कम करेंगे उतनी इस करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, और एक सर्टेन वैल्यू जो अब आएगी V की,
V को जब हम ज़ीरो कर देंगे तो इस करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी, और जब हमने करंट को ज़ीरो करना हुआ तो फिर बच्चों हमें इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करते हुए हम देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी रिवर्स करने पर, इसकी जो वैल्यू होगी जिस पर जाके फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो होगा, दैट वैल्यू ऑफ V बी स्टिल बी द सेम। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा इस केस में, I2 केस में, व्हेन द इंटेंसिटी हैज़ बीन चेंज्ड, फिर इंटेंसिटी हमने चेंज कर दी, I1 से I2 चेंज कर दी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हुआ, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। इस V को रिवर्स किया और जब हमने करंट को ज़ीरो किया तो हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये फिर वही है जो पहले थी। व्हाट इट मीन्स बच्चों कि जब हमने इंटेंसिटी को चेंज किया तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी थी वो चेंज नहीं हुई। समझे बच्चों बात को? क्योंकि इन फोटॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स की अगर एनर्जी चेंज होती तो फिर डेफिनेटली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था उसे चेंज होना चाहिए था। समझिए ना बच्चों बात को? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा दोनों इंटेंसिटीज़ में। हमने इंटेंसिटी चेंज की, I1 इंटेंसिटी रखी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, I2 इंटेंसिटी चेंज कर दी, करंट चेंज हुआ, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। दैट मीन्स कि करंट बढ़ा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यहाँ से बाहर निकले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, करंट बढ़ा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका सेम रहा। जो अब हमने स्टॉपिंग इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिवर्स किया और करंट को ज़ीरो करना चाहा तो हमने देखा कि फिर से करंट की वही वैल्यू जो है, करंट ज़ीरो हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल की उसी वैल्यू पे जाके, विच मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ी है लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो नहीं बढ़ी, एनर्जी उनकी सेम रही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तब चेंज होता जब इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो चेंज होती। समझ आ गई बच्चों बात की? और यही एक बेसिक डिफरेंस है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर यहाँ से प्रूव होती है। तो जो क्लासिकल व्यू है या जिसमें जो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव्स हैं, तो उसके मुताबिक ये नहीं होना चाहिए था। मींस के जब इंटेंसिटी चेंज हुई है अकॉर्डिंग टू वेव, कि अगर हम रेडिएशंस को वेव समझें तो उसके मुताबिक जब इंटेंसिटी बढ़ी है तो एनर्जी बढ़नी चाहिए थी और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होना चाहिए था। ये चीज़ नहीं हुई। जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज नहीं हुआ, विच मीन्स कि ये एक की पॉइंट है जहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये इसमें जो लाइट की वेव नेचर है, फोटोन नेचर जो है वो प्रूव होती है इस एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। तो ये जो हमने इंटेंसिटी को चेंज किया I1 एंड I2, और दोनों इंटेंसिटीज़ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हुए, डिफरेंट निकले इस मेटल प्लेट से, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो किए इस सर्किट में वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना। उस करंट को ज़ीरो करने के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यूज़ हुआ, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम रही। ठीक है बच्चों? तो दैट इज़ फर्स्ट रिजल्ट। तो इसमें जो हमने इंटेंसिटी को चेंज किया और ये रिजल्ट बना। अब हम जो देखते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट बनता है। तो अब जो इस सोर्स की हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, और इसकी हेडिंग बनाया आप लोग बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, राइट, बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर हम इसको चेंज कर दें तो फर्स्ट करें जो हमारे पास एक लाइट सोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, और जब ये लाइट जाके इसके ऊपर फॉल करेगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब जो एक चीज़ देखें, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी में आपने ये याद रखना है कि वी आर चेंजिंग एनर्जी ऑफ फोटोन, वी आर चेंजिंग एनर्जी ऑफ फोटोन, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स रिमेन सेम। ठीक है? अब ये चीज़ बच्चों आप देखें, इस रिजल्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ग्राफिकली अब इसमें हमारे पास, अगर बच्चों इसको हम देखें, स्टडी करें उसी चीज़ में कि ये जो हमारे पास V है और ये हमारे पास I है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो यहाँ दिया है, ये I है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ फ्लो करेगा। अब जो जब हमने F1 यहाँ पे लाइट सोर्स यूज़ किया, लाइट इसके ऊपर जाके फॉल की, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी f1 है। लाइट फॉल करेगी मेटल के ऊपर, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बच्चों निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इस सोर्स की तरफ आएंगे और यहाँ पे फ्लो करेंगे, देयर विल बी अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स से बच्चों दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट हैज़ सर्टेन वैल्यू,
और उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को अगर V के साथ देखें तो जो अगर V को बढ़ाएं तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, तो ये भी जो इसका एक ग्राफिकल फॉर्म बनेगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस करंट को हमने ज़ीरो करना है तो उसके लिए V की वैल्यू ज़ीरो नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इस V को रिवर्स करना पड़ेगा। और इस V को रिवर्स करके हमारे पास एक ये वाली वैल्यू बनेगी जो V नॉट की जो रिवर्स्ड वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, और इस वैल्यू पे जाके ये करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने ये वाला ग्राफ हमने बनाया जब हमारे पास लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी f1 है। ठीक है, अब जो हमने इस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज कर दी, राइट। नाउ द फ्रीक्वेंसी इज f2, देयर इज डिफरेंट लाइट, रेड थी अब ब्लू हो गई, सो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अब इस फ्रीक्वेंसी f2 वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जब जाके इस कैथोड के ऊपर फॉल करेगी तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल सेम। जैसा कि मैंने अभी कहा है, क्या आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स कि नंबर ऑफ फोटॉन्स रिमेन्स सेम। अगर बच्चों f1 के ऊपर यहाँ से इस मेटल में से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे तो f2 के ऊपर भी इस मेटल में से 100 इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे, राइट। द नंबर ऑफ फोटॉन्स आर सेम। f1 पे नंबर ऑफ फोटॉन्स 100 है, f2 पे नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है, 100। द फ्रीक्वेंसी हैज बीन चेंज्ड, बट फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब है द नंबर ऑफ फोटॉन्स रिमेन्स सेम, हमने इसको सेम रखा है। तो अगर 100 फोटॉन्स हैं f1 पे तो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, f2 के 100 फोटॉन्स हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब जाएंगे, इट मींस बच्चों दोनों केसेस में f1 और f2 के केस में जो करंट होगा उसके ऊपर वो चेंज नहीं होगा। 100 इलेक्ट्रॉन्स पहले आए, 100 इलेक्ट्रॉन्स ही अब आए, तो अब जो करंट है विच इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो तो सेम रहेगा। इट मीन्स के अगर ये जो आई है, ये जो करंट है f1 के लिए है, तो यही करंट जो है सेम इसी के ऊपर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो वही करंट जो रहेगा f2 के ऊपर भी। तो f1 हो या f2 हो, द करंट रिमेन्स सेम। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों आप ये देखें कि f1 और f2 के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो सेम नहीं है। f1 के ऊपर इनकी एनर्जी E1 है तो f2 के ऊपर इनकी एनर्जी E2 है। इट मीन्स कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो बच्चों ज़्यादा होगी f1 के ऊपर, मतलब जैसा कि हमने पढ़ा था बच्चों कि जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू V नॉट। और दूसरी तरफ जब हम कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एनर्जी चेंज होती है, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू f ऑल्सो। तो अगर जो हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इट मीन्स कि अब करंट तो जो है वो सेम रहेगा, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब करंट को ज़ीरो करने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा दैट विल चेंज। और उसमें जो ये होगा कि अब जो V नॉट है उसका जो ग्राफ है, जो वैल्यू है वो जो चेंज हो जाएगी, अब ये डिफरेंट वैल्यू होगी इस V नॉट की। इट मीन्स कि अब हमें करंट को ज़ीरो करने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है दैट इज़ नाउ ग्रेटर देन बिफोर। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर इन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, विच मीन्स कि हमें इन इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जब हम V को ज़ीरो करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है अभी भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये हुआ कि ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आने से रोकने के लिए। ठीक है ना बच्चों, तो जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए कि यहाँ से यहाँ ना आए, या दूसरे लफ्ज़ों में करंट को ज़ीरो करने के लिए। करंट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से मूव करके इस सर्किट में फ़्लो करना है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उतना उनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इस सर्किट के अंदर फ्लो कर सकें, और उसको रोकने के लिए फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस केस में जो हमारे पास जो करंट रहेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज़ सेम, बट उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसमें हमें डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं, दो वैल्यूज़ जो हैं ये यूज़ करना पड़ेंगी। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो दो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं जिनको आपने यहाँ पर इस तरह से
इसको ऐड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसके जो आखिरी हिस्सा है जो उसमें जो इसके कुछ रिजल्ट्स जो है वो अब हम लिख देते हैं और उसके बाद इसको लेक्चर नंबर 5 को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और इसकी नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन होगी आइंस्टाइन वाली वो लेक्चर नंबर 6 में करेंगे। ठीक है, तो ये जो इसी तरतीब में अगर हम देखें तो डेफिनेशन थी हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पे मैंने V और I का ग्राफ बताया आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया और उसके बाद दो रिजल्ट्स, बाय चेंजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ये वाला बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये वाला आपने ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट हेडिंग जो है इस क्वेश्चन में जो हम लोग ऐड करेंगे वो है जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ये आप कह सकते हैं कि इसके जो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं, तो ये आप लोग हेडिंग बना सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो इसमें जो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं जो मैं आपके साथ लिखूंगा उसमें पहला रिजल्ट जो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज। पहला रिजल्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो डिफरेंट एनर्जीज के साथ निकलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज, ये जो एक रिजल्ट है और जिसमें यह है कि जब लाइट फॉल करती है किसी मेटल सरफेस पे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो बच्चों डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके बाद जो एक रिजल्ट आप लिख सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्स एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब उसमें निकलते हैं, डिपेंड्स ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंड्स नंबर 1 दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये आप लिखेंगे, एंड नंबर 2 नेचर ऑफ मेटल। ठीक है बच्चों, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी और इस मेटल की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। नंबर 3 जो रिजल्ट इसमें यह है एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम क्या कहते हैं बच्चों, देयर इज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, राइट। इसको आप इस तरह से डिफाइन करेंगे हम कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी, इसको आप लिख लें सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट below which no electrons come out of metal surface। तो इसके below ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हम यूज़ करते हैं किसी मेटल के लिए तो दैट मीन्स कि अब इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस में से इमिट नहीं होंगे, राइट। दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और बच्चों फोर्थ रिजल्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट इंस्टेंटेनियसली। ये याद रखेंगे आप कि जैसे भी जो लाइट फॉल करती है किसी मेटल सरफेस पे फौरन उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल आते हैं, देयर इज नो डिले, राइट, देयर इज नो डिले। सो इलेक्ट्रॉन्स emit instantaneously. So the number of emitted electrons depends on intensity of light. और लास्ट है जो कि number of electrons depend on intensity of light, right? तो अगर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और लाइट फॉल करे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल रहे हैं, तो उसके बाद जो जितनी हम उस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मुझे समझ आ गई इस बात की। तो ये हमारे पास बच्चों इसके कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं जो आपने इस क्वेश्चन के लास्ट पर लिखने हैं। और इसके बाद बच्चों ये आपने लिखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो बच्चों इस पूरे एक्सपेरिमेंट को नहीं एक्सप्लेन कर सकी और उसमें उसका फेलियर है वो भी मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या इसको यहाँ पे पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लें, ये सारे इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, राइट, ये आप इसको पॉज करके लिख लेंगे।
फेलियर की अगर बच्चों हम बात करें, फेलियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है, ये भी एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज फेलियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और इसकी वेव थ्योरी की जो फेलियर है बच्चों, वो इस वजह से, या यूँ हम कह सकते हैं कि इस थ्योरी के मुताबिक ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि इंक्रीजिंग इंटेंसिटी शुड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी should increase the kinetic energy of photo electrons। तो यूँ कह लें कि according to electromagnetic wave theory, increasing intensity should increase द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा नहीं हुआ बच्चों कि जब इंटेंसिटी बढ़ाएं इसकी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स प्रूव्ड अदरवाइज, डिफरेंट रिजल्ट सामने आया। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बच्चों ये है कि जो इंटेंसिटी है जब उसको बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाते हैं, जबकि जो वेव थ्योरी है उसके मुताबिक ये था कि इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं लाइट की तो उससे जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है। तो ये जो हमारे पास एक मेटल है, तो अगर हम इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, और ये फॉल्स, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के अगेंस्ट है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बच्चों ये कहते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाएं तो उससे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते हैं, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं बढ़ती। ठीक है जी। और दूसरा जो ये है कि मतलब कि पहला आप इसको कह सकते हैं पॉइंट, और दूसरा ये है कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है उसमें जो ये है कि जैसे लाइट जो है वो फॉल करती है किसी मेटल पे, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, उसकी बेस इंटेंसिटी है, राइट, उसकी बेस फ्रीक्वेंसी नहीं है। जबकि एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि देयर इज़ ऑलवेज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स कम आउट। तो देयर इज़ नॉट अ सर्टेन इंटेंसिटी, ऐसा नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी की कोई एक सर्टेन वैल्यू होती है जिससे कम वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते, इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी उसने कहा कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है कि कब इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कब निकलेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको बच्चों आप इसी तरतीब से एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सारी हमारी जो बातें थी आज के क्वेश्चन की वो इसी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से रिलेटेड और इसी में से निकल के हमने डिस्कस की हैं। तो दिस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज़ इंपॉर्टेंट। ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है इसको आपने प्रैक्टिस करना है, इसको बनाएं, और इसी से आपने तमाम पॉइंट्स जो है लेके उसको एक्सप्लेन करना है और उसको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लेक्चर नंबर 5। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल नंबर 3, नंबर 4 by changing intensity, नंबर 5 by changing frequency, और नंबर 6 अभी मैंने जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स लिखे, नंबर 7 फेलियर ऑफ ईएम थ्योरी। इन 7 हेडिंग्स में आपने इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो देयर इज़ नो डाउट कि आपको इसके जो कंप्लीट फुल मार्क्स हैं वो ना मिले। ठीक है बच्चों, तो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक लेक्चर हम लोग और रिकॉर्ड करेंगे, नंबर 6, और उसको हम आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना है वो किस तरह से मतलब परफॉर्म होता है। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको अच्छा से प्रिपेयर करें इस लेक्चर को, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें या मुझे पर्सनली सेंड करें, देन आई विल एक्सप्लेन। ऑलराइट बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा से पढ़ते रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।